हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन स्टडीज़ वाला पॉइंट। आप देख रहे हैं क्लास 10 भूगोल चैप्टर फर्स्ट संसाधन और विकास का पार्ट फर्स्ट। तो हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट संसाधन और विकास। इस अध्याय में विषय है संसाधन। संसाधन कहते किसे हैं? संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, जहाँ से वो उत्पन्न होते हैं, समाप्यता के आधार पर, और ऐसे संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं उनके आधार पर देखेंगे। स्वामित्व अधिकार के आधार पर कि उन पर किसका अधिकार है। विकास के स्तर के आधार पर, और संसाधनों का विकास कैसे हो सकता है ये देखेंगे। संसाधन का नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। और भू संसाधन के बारे में जानेंगे। भारत में भू संसाधन कैसा है, भारत में भू उपयोग प्रारूप कैसा है, भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि की उर्वरता में कमी आ जाना, उसके बारे में जानेंगे ये कैसे हो रहा है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मृदा संसाधन के बारे में जानेंगे, मृदाओं के बारे में जानेंगे। मृदा किस प्रकार की होती है, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा। लैटराइट मृदा के बारे में जानेंगे, मरुस्थलीय मृदा के बारे में जानेंगे और वन मृदा के बारे में जानेंगे। और आखिर में हम जानेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में। अपरदन का मतलब होता है कि मिट्टी जो है वो बीच से उनका टूट जाना या मिट्टी ऊपर से बह जाना, मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाना या मिट्टी खराब हो जाना, उसको हम अपरदन कहते हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं संसाधन क्या होता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य का मतलब, जो आर्थिक रूप से संभाव्य मतलब संभव है, और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, मतलब कि सभी उसको मानते हैं कि वो एक संसाधन है, एक संसाधन कहलाता है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो संसाधन वो होता है जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होता है और हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। इसका एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और सीएनजी गैस। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। अब संसाधन होते किस टाइप के हैं, उनको कैसे हम अलग कर सकते हैं, उनको कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं वो जानते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब जहाँ से वो उत्पन्न हुए हैं उनके आधार पर हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि जैव संसाधन वो होते हैं जिनमें जान होती है, और जैव संसाधन वो होते हैं जिनमें प्राण नहीं होते हैं। समाप्यता के आधार पर हम देखेंगे। समाप्यता मतलब कि वो जो संसाधन जो समाप्त हो जाते हैं उनके आधार पर हम देखेंगे, जैसे नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वो संसाधन जो बार बार बन सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जो बार बार नहीं बन सकते, एक बार यूज करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर देखेंगे। स्वामित्व मतलब उन पर, उस संसाधन पर किसका हक अधिकार है। जैसे व्यक्तिगत संसाधन जो लोगों के संसाधन है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जो सभी लोगों के हैं वो संसाधन, और राष्ट्रीय संसाधन जो देश का संसाधन है। और विकास के स्तर के आधार पर देखेंगे संभावी संसाधन और विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधन देखते हैं। जैव संसाधन।
जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य में प्राण है, वो सांस लेता है, तो वो एक जैव संसाधन कहलाता है। जैसे वनस्पति जात है, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि, ये सारे जैव संसाधन होते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे जीव मंडल मतलब आसपास पाए जाते हैं और इनमें जीवन है, जान है, तो ये एक जैव संसाधन कहलाएंगे। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? अजैव संसाधन वो होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान और धातुएं। अजैव संसाधन जिनमें जान नहीं होती है वो बिल्कुल निर्जीव होते हैं। जैसे कि चट्टानों में ना जान होती है। जैसे धातुओं में भी जान नहीं होती। और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे आप दरवाजा देखते हैं, लाइट, ये सब अजैव संसाधन है। और समाप्यता के आधार पर देखते हैं, जो जल्दी समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन्य या वन्य जीवन। वो संसाधन जिन्हें फिर से बनाया जा सकता है, फिर से उत्पन्न किया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन होते हैं। जिन्हें भौतिक और रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं द्वारा फिर से उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा हमें मिलती है सूरज से, तो वो बार बार हमें मिलती रहती है सौर ऊर्जा। और पवन ऊर्जा जो हमारे आसपास होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद ही खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों के बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। जैसे तेल, कोयला इत्यादि। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन जिसको हम एक बार यूज करते हैं और वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, और इनको बनने में भी बहुत सारा टाइम लगता है। जैसे कि तेल जो है जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो उसको वापस से उसकी उत्पत्ति करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और कोयला भी, इसका एक और उदाहरण हो सकता है जैसे कि पेट्रोलियम भी ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, तो इसको भी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब स्वामित्व के आधार पर देखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, जैसे भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। जैसे कि भूखंड, जैसे किसी जमीन पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है, तो वह एक व्यक्तिगत संसाधन है। घरों व अन्य जायदाद के मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। जैसे घर पर एक व्यक्ति का अधिकार है, तो वो एक व्यक्तिगत संसाधन है। और जायदाद मालिक निजी व्यक्ति के होते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिन पर सभी का हक होता है। जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन पर सभी समुदाय में, समाज में रह रहे सभी लोगों का उस पर हक होता है। जैसे कि सार्वजनिक पार्क, जैसे कि आप पार्क देते हैं, पब्लिक पार्क, जिसमें सभी बच्चे खेलते हैं, तो उन पर किसी एक व्यक्ति विशेष का हक नहीं है, उसमें सभी बच्चे खेल सकते हैं। पिकनिक स्थल, जहाँ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, उन पर भी सभी का हक है, किसी एक व्यक्ति विशेष का उस पर हक नहीं है। और खेल के मैदान पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। अब राष्ट्रीय संसाधन, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। इसमें ऐसा कहा गया है कि देश में जितने भी संसाधन है, चाहे वो व्यक्तिगत संसाधन हो या सामुदायिक,
वो सारे राष्ट्र के संसाधन ही हैं, उस पर राष्ट्र का ही हक है। राष्ट्र में रह रहे लोगों और समुदाय और समाज का ही हक है। ये सारे राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं? अब तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारी समुद्र रेखा है, समुद्र की दूरी है, तो 200 किलोमीटर के बाद जितने भी संसाधन पाए जाते हैं वो सारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों पर किसी भी देश का हक नहीं होता, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं और बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब विकास के स्तर के आधार पर देखते हैं संभावी संसाधन कौन से होते हैं। वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, जैसे कि भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, लेकिन वहाँ पर उसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो ये एक संभावी संसाधन है। विकसित संसाधन कौन से होते हैं? वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोगों की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। वो संसाधन जिनका सर्वेक्षण भी किया जा चुका है, उनके बारे में जाना जा चुका है कि उनकी क्वालिटी क्या है और उनका मात्रा कितनी मात्रा में वो उपलब्ध हैं, तो वैसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। भंडार संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो सारे भंडार कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो हमारे पास हैं तो, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिनकी वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारे हमारे भंडार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास उतनी तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। अब संचित कोष क्या होते हैं? वैसे संसाधन को भंडार का ही एक हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जैसे बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं। वो भंडार, इनको एक भंडार का हिस्सा ही माना जाता है और इसका इस्तेमाल हम टेक्नोलॉजी के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन अभी इनका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। इसमें आते हैं बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं। अब इससे आगे का जो है हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।